हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेजोरिटी क्या होता है। हमने सिंपल मेजोरिटी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी कैसे होता है। ठीक है। तो याद रखना कि स्पेशल मेजोरिटी जो है ना वो हमारे आर्टिकल नंबर 368 के अंडर आता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 368, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 368 बोला जाएगा, आप समझ जाना कि स्पेशल मेजोरिटी का बात चल रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे हमसे स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल क्या था कि अगर लोकसभा में आपके 543 मेंबर्स हैं तो उसका आधा है ना, वो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी था। सिंपल में ऐसा है कि अगर 400 लोग भी आए हैं, 400 लोग आए हैं तो उसका आधा कर देंगे 200। 200 वोट करते हैं कि हाँ ये लॉ ये आगे होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, लॉ लागू होना चाहिए, तो लागू हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिसमें हमको सिंपल नहीं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहता है, तो वो क्या होता है? ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ये होता है, अ स्पेशल मेजोरिटी विल बी 2/3 मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। उसमें हाफ था, सिंपल में। स्पेशल में क्या होगा कि हमेशा रखना 2/3 मेंबर्स का वोटिंग होता है, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है और वो वोट करने को रेडी है। ठीक है। तो जैसे कि आपका सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, इसके अलावा जो होता है मेजोरिटी, उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। ठीक है। द स्पेशल मेजोरिटी इज अ फॉलोइंग काइंड्स, दो टाइप का होता है। एक तो आपका आर्टिकल 249 के अंडर आता है, एक आता है आपका आर्टिकल 312 के अंडर। जो मीन जो है नीचे वाला सेकंड काइंड वाला, वो आपका मीन है, आर्टिकल 368 वाला, है ना, जो हम पहले बात किए थे। जो 249 है वो याद करो, पढ़े थे। 249 क्या था? 249 ये था कि अगर राज्यसभा को पसंद नहीं आ रहा है कोई स्टेट का कामकाज, पसंद नहीं आ रहा है, तो वो राज्यसभा 2/3 मेंबर्स वोट करेगी और उस स्टेट का जो भी आपका स्टेट लिस्ट है वो हो जाएगा कांग्रेस लिस्ट में, चेंज हो जाएगा। वो था 249। ठीक। वही लिखा है इसमें। सपोज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर उपलब्ध हैं, वोट करने को रेडी है, 216। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा, क्योंकि 216 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा देखो। 216 का 2/3 निकालो, ये हो जाएगा आपका 72। ये 2 टू 4, 144 है ना। 144 आ गया 2/3। तो इससे ज्यादा होगा तो वो फिर लागू हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या था? मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 249। ठीक। ये एक टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होता है। दूसरा क्या है? मेजोरिटी एज अंडर 312। 312 क्या है? राज्यसभा passes resolution supported by 2/3 of member present and voting ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। अपन पढ़े थे ना, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या था? आईएएस, है ना, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था। ठीक है। ये आपका ऑल इंडिया सर्विस है। लेकिन जैसे कि अगर राज्यसभा के लोग, एमपी लोग को अगर लगेगा कि नहीं यार, हमारे इंडिया में एक और होना चाहिए सर्विस, जैसे कि अगर टीचर लोग का हमको देखेंगे, एजुकेशन बहुत वीक चल रहा है हमारे इंडिया का, तो टीचर लोग का एक बनाया जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया जाएगा। ठीक है। तो टीचर्स लोग उसमें आएंगे और वो एजुकेशन सुधारने में उनके योगदान रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, इन लोग अपना टू थर्ड मेंबर्स जो है वोट करेंगे, और फिर अगर लागू हो जाता है तो एक ऑल इंडिया, नया ऑल इंडिया सर्विस लागू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 312। ठीक है। 312 और 249, ये तो हो गया आपका एक टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी हुआ, जहां पे सिर्फ राज्यसभा वाले पास कर रहे हैं। ठीक। अब आता है दूसरा काइंड। दूसरा क्या है आपका? मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। जो कि मीन है 368। ठीक है। इसमें भी ना दो केस है, केस 1 एंड केस 2। केस इट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे काम करना है, किसके हित में काम करना है और कैसे काम नहीं करना है, जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स हार्म ना पहुंचे, है ना। लेकिन ये भी हम पढ़े थे कि हमारा जो है ना वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मतलब कि हम बाय टाइम हम लोग क्या करते हैं, बाय टाइम हम लोग चेंजेस लाते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं। ठीक है। तो ये चेंजेस कैसे ला जाएगा? ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा में जितने मेंबर्स बैठे हैं वो बोल दे कि ये चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। नहीं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखा हुआ है उसको चेंजेस करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू करना पड़ेगा, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। ना कि अंडर आर्टिकल 312, ना कि अंडर आर्टिकल 249। अंडर आर्टिकल 368 में ही आप कुछ एक
कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। उस पे भी दो केसेस है। केस वन पढ़ते हैं। केस वन क्या है देखो। केस वन बोलता है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 मेंबर्स वोट करने चाहिए, और 2/3 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, और जो नंबर आएगा ना वो आपका 50% जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उसको लागू कर सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, जैसे कि अगर देखेंगे हम लोग लोकसभा में ना 450 मेंबर्स जो है ना वो प्रेजेंट है, ठीक है, और वोटिंग के लिए रेडी है। तो 450 जो है, अब देखो हम लोगों को पता है कि लोकसभा में 543 होता है टोटल, है ना, जिसमें कि 272 हम लोग का रहता है 50%, ठीक है। ये 50% हो गया। अब आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। आपने हमारे रूल बुक में जो है ना उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कितने हैं, आज के डेट में कितने प्रेजेंट, आज हमको चेंज करना है। आज 400 लोग आए हैं, ठीक है। तो 450 आए, चलो 450 हैं। 450 में उसका टू थर्ड निकालेंगे। टू थर्ड निकाले कितना आया, 300 आया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जो नंबर है वो 272 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 272 से ज़्यादा नहीं होगा ना तो फिर वो नहीं हो सकता, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो आपको दो इसमें जो है इसको फुलफिल करना है, ठीक है, डिमांड को। पहला डिमांड ये है कि 2/3 मेंबर्स जो है वो होना चाहिए, और जो 2/3 मेंबर्स जो आएगा नंबर वो 272 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 272 जो होता है ना वो टोटल 50% होता है लोकसभा का, ठीक है। ये आपका हो गया, दो कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए। ये आपका केस वन हो गया। अब आते हैं केस टू। याद तो आपको बोला था मैं कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का हमको सपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे कि जीएसटी बिल आया था, है ना। जीएसटी बिल में क्या होता है कि ऊपर सेंट्रल ने तो लागू कर दिया, लेकिन उसमें स्टेट का भी होना चाहिए, स्टेट का भी बहुत योगदान है जीएसटी में, आपको डिमांड फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जीएसटी का पूरा जो भी योगदान रहेगा, जो भी हमको फुलफिल करना होगा उसका क्राइटेरिया को, वो स्टेट भी उसमें आता है। तो ये होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी अंडर केस टू, ठीक है। आगे देखते हैं, केस टू देखते हैं। इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू अमेंड वन और मोर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकिंग पार्ट इन द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि आपका स्टेट का भी इसमें आ रहा है ना। ऐसे कुछ अब आप लागू कर रहे हो, ऐसे कुछ आप अमेंडमेंट ला रहे हो जिसमें स्टेट, सेंट्रल सभी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आप डिवीजन ऑफ पावर वही हो गया ना, मतलब कि आपका स्टेट में है और आपका सेंट्रल में है, फेडरल स्ट्रक्चर अपना, है ना। तो वही चीज बोल रहा है, इट नीड्स टू बी पास्ड इन द लोकसभा। पहले तो हमको क्या करना है कि लोकसभा में थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी पास कराना है। मतलब क्या हो गया, 2/3 मेंबर्स प्लस मोर देन 50%, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये राज्यसभा में पास होगा थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 हो जाएगा प्लस मोर देन 50% होगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा कि ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा में भी पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, मतलब क्या है, ओनली 50% मोर, ठीक है। मतलब अगर 200 लोग भी हैं, 200 लोग में 100 लोग अगर वोट कर देते हैं तो ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ए, बी एंड सी तीनों में आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है ना आपका अमेंडमेंट फुलफिल होगा, ठीक है। ये आपका हो गया केस नंबर टू, जहाँ पे जो अमेंडमेंट कर रहे हो वो आपका अफेक्ट कर रहा है डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी जो कि मेन इंपॉर्टेंट था। अब आता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। हम लोग पहला क्या पढ़े, हम लोग सिंपल मेजोरिटी पढ़े, दूसरा क्या पढ़े अपन, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पढ़े, तीसरा क्या पढ़े अपन, स्पेशल मेजोरिटी पढ़े। उसका भी दो केस पढ़े, केस वन एंड केस टू। अब आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ये क्या है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज, ठीक है। जैसे कि आपका 540 3 जो है आपका, अगर सीटें हैं उसमें 3 लोग जो है ना वो मर गए, ठीक है, या फिर 3 लोग जो है तबीयत खराब हो गया है, मर गए हैं, तो या फिर वो छोड़ के रिजाइन कर दिए हैं, तो उनका वैकेंसी आ गया ना, वो तो सीट छोड़ दिए, तो टोटल कितना हुआ, 540 बचे। तो इस पे देखेंगे हम लोग कि इसका जो इफेक्टिव मतलब क्या है, आपका 540 में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या था, कितने भी मरे, कितने भी डिजाइन कर दें, हम लोग बात करेंगे 543 में ही बात करेंगे। लेकिन आपके अगर इफेक्टिव आ जाएगा तो जितना सीटें बच गई है, वैकेंसी है, उसको माइनस करके हम लोग इफेक्टिव में इसको लाएंगे, ठीक है।
एक्सक्लूड कर दी वैकेंसी को, याद रखना कि इसमें वैकेंसी जो है ना वो एक्सक्लूड हो जाता है, वैकेंसी है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी विल बी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक। अब जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है कि 50% जो होना चाहिए आपके जितने प्रेजेंट है वहां पे, जित वैकेंसी को हटा देंगे, अगर 540 प्रेजेंट है तो 540 का 50% ज्यादा होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी से फुलफिल हो रहा है वो, ठीक है। और सिंपली द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में भी द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245, ठीक है। 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, वैकेंसी वर 2। वैकेंसी कैसे देखेंगे हम लोग कि 2 जन ने रिजाइन कर दिया तो 243 हो गया, 5 मेंबर्स मर गए, ठीक है, और 1 मेंबर्स जो हो गया वो डिसक्वालीफाइड हो गया, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे कितना हो गया 245 माइनस 8, 237 हो गया। 237 का हाफ करेंगे हम लोग तो 118 से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए ना इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 61, ये क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 61 है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 61 क्या बोलता है ना। दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको प्रेसिडेंट को ही हटवाना है, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो सबसे मुश्किल काम है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को हटवाना मतलब सोचो कितना बड़ी मतलब काम है ना, कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो आता है आपका आर्टिकल 61 में, ठीक है। आर्टिकल 61 में आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। द रिजोल्यूशन सीकिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, शैल बी पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको क्या बोलते हैं हटाना है प्रेसिडेंट को, तो आपको राज्यसभा, आपको लोकसभा, ठीक है, दोनों में आपको स्पेशल मेजोरिटी केस से आपको वोटिंग देना पड़ेगा, और वो अगर वोटिंग इसको फुलफिल कर देता है तो आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। और यही एक आर्टिकल 61 है जिसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी नीड होता है, क्योंकि इसमें आपको राज्यसभा का भी चाहिए और लोकसभा का भी चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये कि इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दिस इज द हाईएस्ट मेजोरिटी दैट इज नीडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से आपका खत्म होता है मेजोरिटी, ठीक है। और वेस्ट कर लेते हैं, पहला क्या था सिंपल मेजोरिटी, जिसमें क्या करना था 50% ज्यादा हो जाएगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं 50% ज्यादा हो गया तो फिर वो आपका सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। दूसरा क्या था आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें क्या था 272 मेंबर्स का ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का 543 है, उसका 50% ज्यादा, ठीक है। तीसरा था आपका स्पेशल मेजोरिटी, जिसके 3 केस पढ़े थे हम लोग। केस 1 में क्या था 249 आर्टिकल, जिसमें राज्यसभा का पढ़े हम लोग, राज्यसभा के अगर 2/3 मेंबर्स वोट करते हैं तो फिर जो स्टेट लिस्ट है वो कॉन्कर लिस्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप था स्पेशल मेजोरिटी का। दूसरा क्या है आपका आर्टिकल नंबर 312, जिसमें क्या था आपका 312 में क्या था, याद करो 312 में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर एक नया ऑल इंडिया सर्विस हम लोग को लाना है इंडिया में तो 312 से अपन ला सकते हैं। फिर आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी केस 2। स्पेशल मेजोरिटी केस 2 में क्या आएगा आपका आर्टिकल नंबर 368, जो कि मेन है। इसमें क्या होगा कि जहां पे आपका अमेंडमेंट कोई भी डिवीजन ऑफ पावर को इफेक्ट कर रहा है तो आपको आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी लाना है। इसमें क्या होगा राज्यसभा लोकसभा, इसमें क्या है आपका स्पेशल मेजोरिटी आएगा, प्लस स्टेट का लेजिस्लेचर विधानसभा उसमें आपका आएगा सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। फिर आपका आता है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसमें आपका इफेक्टिव मेजोरिटी में आपका जितने वैकेंसी है उसको एक्सक्लूड कर देंगे और जितना बचेगा उसका 50%, ठीक है। यह क्या हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आता है आपका मेजोरिटी आपका क्या आर्टिकल नंबर 61। इस पे क्या करना होता है कि आपको इम्पीचमेंट करना है, आपको हटवाना है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटवाना है, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और ये सबसे हाईएस्ट मेजोरिटी नीड होता है कि आप प्रेसिडेंट को हटवा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका मेजोरिटी खत्म। अब आते हैं हम लोग प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल जो होता है ना आप देखोगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रंट पेज में प्रियम्बल लिखा रहता है। प्रियम्बल ऐसा है कि आप इसको पढ़ के आप एक समरी समझ लो कि ये एक समरी है ना, कि आगे बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है भी और इम्पोर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। वही देखेंगे हम लोग कैसे इंपॉर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। प्रियम्बल इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। द यूएस
Constitution was the first constitution to incorporate a preamble in the constitution. ठीक है, जो यूएस का यूएस जो था है ना, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पे प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया था। प्रियम्बल जो होता है ना, उसको हम लोग इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना, कि इंट्रोड्यूस करता है, कि समरी बताता है कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द प्रियम्बल टेल्स अस अबाउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बोलते हैं हमें कि ये क्यों नीड है, ये जरूरत क्यों है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पर्पस बताता है ये। द प्रियम्बल इज द विजन ऑफ द पीपल एंड एम्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये हमको बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, है ना, उन लोग का विजन क्या था कि हमारा इंडिया आगे चल के 100 सालों में, 200 सालों में कैसे वर्क करेगी और कैसे इक्वलिटी लाया जाएगा, कैसे लोग साथ में रहेंगे, यूनिटी रहेगा, है ना, सेकुलर रहेगा हमारा कंट्री। तो वो बताता है कि उन लोग के मन में क्या था उस टाइम पे, वो लोग क्या सोच के हमारा यहाँ पे बुक बनाए थे। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल और विजन, ठीक है, इसको बताता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल क्या है, समरी है। पहला कौन था, यूएस था, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर क्या है, ये हमको बताता है क्या बोलते हैं कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है ना, और विजन विजन बताता है लोगों का और फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, द प्रियम्बल टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेचर क्या है उसका, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द प्रियम्बल इज द की टू रीडिंग द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि आपको बोला मैंने कि जो जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए हैं, उनके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था और वो क्या सोच के हमारे बुक बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, वो हम प्रियम्बल के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, नेचर क्या होता है प्रियम्बल का, नेचर ऑफ द प्रियम्बल, द प्रियम्बल इज अ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपका लागू नहीं होता है। आप प्रियम्बल के लिखे हुए चीजों को लेकर आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो। ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। दैट इज इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ द लॉ। जैसे कि मैं बोला आपको, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल नेचर होता है। द प्रियम्बल नाइदर कंफर्ट्स सब्सटेंसिव पावर। ठीक है, ये आपको पावर नहीं देता है। ठीक है, कि इस पे जो लिखा हुआ है वो आपको होना चाहिए। उसमें अगर लिखा है कि प्रियम्बल में कि एजुकेशन फॉर द ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, तो आप बोलोगे कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन फ्री में होना चाहिए, है ना, तो आप क्यों नहीं फ्री में करा रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे किंडरगार्टन बच्चे को भी पढ़ाओ फ्री में, ऐसा नहीं है ना। प्रियम्बल हमको एक बताता है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी आगे जो लिखा हुआ है वो हमारा मेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें आप एनफोर्स नहीं कर सकते कि प्रियम्बल में लिखा है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, पर्पस क्या था प्रियम्बल का, इसमें क्या पढ़े हमने, प्रियम्बल क्या होता है, पहला क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स नहीं करा सकते, है ना। दूसरा क्या है कि ये आपका कंफर्ट नहीं करता है ना, सब्सटेंसिव पावर को। ठीक है, अब पर्पस क्या था, पर्पस सबसे पहले आप देखोगे प्रियम्बल लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या बोला है, वी, हम सब जो हैं इंडिया के लोग हैं, है ना, हमारा सबसे मूल जो हमारा हम किसके वासी हैं, भारतीय वासी हैं हम लोग। ठीक है, द preamble begins with the we the people of India, indicating that the constitution derives its power from the people। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो लॉ बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका मालिक कौन है, उसका मालिक हम लोग ही हैं। हम जो सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो इनके मालिक हैं, है ना। इसी से ही वो बुक बना है, इसी के खाते हुए बुक बना है और इसी के लिए बुक बना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, और बोल रहा है कि हम जो मूलवासी हैं इंडिया के, हम जो लोग हैं, भारतीय जो नागरिक हैं, वहीं से ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और जो सॉवरेनिटी है रेस्ट विद द पीपल। ठीक है, जैसा जनता चाहेगी वैसा ही होगा। सबसे पहले बात, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लोग हैं उनको सबसे ऊपर दिया गया है। ठीक है, प्रियम्बल में सॉवरेनिटी एंड पीपल अथॉरिटी, जो प्रियम्बल है वो अपना जो सॉवरेनिटी है ना, जो अपना जो पावर है वो लोगों के हाथ में छोड़ के गया है। ठीक है, लोगों के हाथ में दिया गया है कि आपके हाथ में सब कुछ है, जितना भी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी
कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स हैं वो सब के सब, ऑल पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके बिहाफ में हो रहा है? लोगों के बिहाफ में हो रहा है, लोगों के हित के लिए हो रहा है, ठीक है। ये किसी को पावर देता नहीं है कि पीएम को पावर दे दिया, प्रेसिडेंट को पावर दिया, नहीं। सबसे ऊपर कौन है? सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कौन है? आम जनता, ठीक है, आम जनता। तो ये जो है ना सॉवरेनिटी ऑफ पीपल अथॉरिटी, मतलब प्रियम्बल का जो भी पावर्स है वो सब ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल के उसमें है, ठीक है। थर्ड आता है सुप्रीम कोर्ट व्यू, है ना। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था प्रियम्बल को लेके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द प्रियम्बल एमनेट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो प्रियम्बल का जो भी वर्ड्स है, प्रियम्बल का जो भी थॉट्स हैं, वो सब लोगों के मन से ही आया हुआ है, लोग के लिए ही आया हुआ है। इट इज अ कंक्लूसिव एजम्पशन, ठीक है। दिस एजम्पशन कैन नॉट बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। ये क्या बोल रहा है कि प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जो भी थॉट्स लिखे गए हैं, उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लाके केस नहीं कर सकते, ठीक है। वो बस एक थॉट्स लिखा गया है कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए और ये कार्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कैन नॉट बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा है प्रियम्बल का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।